दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था, जिसके दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों की कुल संख्या होती है 13। कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या होती है 13, लेकिन सामान्य तौर पर स्वरों की संख्या होती है 11। ये 11 स्वर है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। सामान्य तौर पर ये 11 स्वरों की संख्या होती है, लेकिन यदि कुल संख्या के बारे में बात की जाए तो वो 13 होती है। कैसे? अम और आ, हमने बचपन से हमेशा से पढ़ा है 13 स्वर, जिसमें से अम और आ। लेकिन आप एक बात को ध्यान देंगे कि हमने स्वर की परिभाषा में पढ़ा था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण को स्वर कहते हैं, जिसके लिए और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं, जो कि क से लेकर य तक हमने पढ़ा था। उसकी 39 उसकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये कौन से स्वर है। उसके उच्चारण पे आप ध्यान दीजिए, अम। तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे कि भाई यहाँ तो म आता है, अम, इसका उच्चारण इस तरह से हो रहा है ना, अम। ठीक है, अह, तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भाई ये तो व्यंजन है, तो इसका उच्चारण व्यंजनों की तरफ क्यों हो रहा है? तो चलिए इसको उठा के यदि हम व्यंजनों की तरफ ले जाते हैं, इन दोनों स्वरों को उठा के यदि हम व्यंजनों की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि इसमें म और ह है, तो अब यदि आप देखेंगे कि और एक चीज हमने और देखी थी कि जब स्वर जो है व्यंजन की तरफ जाते हैं तो मात्रा बनते हैं, और हम ये जानते हैं कि दोनों मात्राएं हैं। अब एक उदाहरण हम लेते हैं कि चलिए इस मात्रा को हम व्यंजन पे लगाते हैं, कम, कह। ठीक है, तो अब जब आप ये उच्चारण कर रहे हैं कम, तो व्यंजन पहले और अम की मात्रा आदि, मतलब यहाँ पर मात्रा के रूप में ही आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि इस व्यंजन में क्यों है, इसको स्वर में होना चाहिए क्योंकि ये तो मात्राएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सही, दोनों ही बातें सही हैं। इसीलिए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा विज्ञान में इसको एक अलग नाम दिया गया है। अम और अह को एक अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं अयोगवाह। ये दोनों जो अम और अह है वो अयोगवाह है, और इन्हें व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी माना गया है। तो इस प्रकार यदि आपको प्रश्न पूछा जाए, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का जिसमें सब्जेक्ट होता है उसमें ये छोटे छोटे स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको यदि पूछा जाता है कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो 13, लेकिन सामान्य तौर पर स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, अयोगा। इसके स्वर के कई भेद होते हैं, पर भेद बताने से पहले मैं आपको स्वर के बारे में छोटी छोटी कुछ जानकारियां देना चाहूंगी। और उससे पहले मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से या बड़ों से, जो भी आजकल 11वीं 12वीं के बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है मात्राओं में, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए, और उच्चारण पे ध्यान देने के लिए हमको स्वरों की, व्यंजनों की अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी हमारी वर्तनी में गलतियां कम होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी, और हम सही तरीके से बोलेंगे तो सही तरीके से लिखेंगे। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती हूँ। अब ये स्वर है, ये स्वरों का वास्तविक रूप है, लेकिन यदि ये व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? मात्राओं में, है ना। मात्रा, इसकी मात्राएं हम लिखते हैं। अ की मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है ये, ई की मात्रा होती है ये, बड़ी ई की मात्रा होती है ये, उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, और ऋषि। उसके बाद ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, अम, अह। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप ये देखिए, किसी भी वर्ण के बाद, मतलब बाजू में कौन सी मात्रा लगती है? आ की, बड़ी ई की राइट साइड में, है ना, और अह की, ओ, औ।
ये मात्राएं लगती है वर्ण के राइट साइड में। छोटी ई की मात्रा हमेशा लगती है वर्ण के लेफ्ट साइड में। सब जानते हैं, बहुत सामान्य बात है, पर मुझे अपने आगे के स्टेप के लिए, आगे की सीढ़ी के लिए आपको ये बताना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ सब जानते हैं। वर्ण के नीचे लगती है ऊ और ऋषि की मात्राएं। वर्ण के ऊपर लगती है ए और ऐ की मात्राएं और अम की मात्रा, ये सब वर्ण के ऊपर लगती है। सब आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट है स्वर के बारे में जो बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मतलब ये रटने की चीज नहीं है, ये छोटे छोटे वर्तनी के नियम हैं जिससे हम समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए, हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान, है ना, तो और विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, तो भाषा विज्ञान भी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। बोल के देखिए, चीजों को समझ के देखिए, तो आपको रटने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है, ठीक है, जैसे इमली, जब भी किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, सीधा स्वर से, ठीक है, एहसास आदि, तो हम स्वर की मात्राएं नहीं लिखेंगे। मतलब आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, ई इमली है तो क्योंकि ई मात्रा है तो इमली है ना, नहीं। यदि स्वर की शुरुआत हो रही है तो आप स्वर का वास्तविक रूप लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, ये अक्षर, मात्राएं नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वो ये है कि जब भी किसी शब्द में व्यंजन के साथ दो स्वर आते हैं, ठीक है, व्यंजन आप समझते हैं, क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन की, क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होते हैं, तो जब भी किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर आते हैं तो पहला जो स्वर होगा, पहला जो व्यंजन के बाद आया वो मात्रा के रूप में होगा और दूसरा जो स्वर होगा वो अपने वास्तविक रूप में होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, शुरुआत, र व्यंजन है, मात्रा है ना, ये मात्रा है ऊ की, और उसके बाद फिर से क्या आया है, स्वर, तो हम इसको मात्रा थोड़ी लिखेंगे, ये गलत है। आप ऐसा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्वर जो है वो मात्रा होती है, तो आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो नियम याद रखिए, नियम ये है कि जब भी किसी व्यंजन के बाद दो स्वर लगातार है तो क्या होगा, पहला स्वर जो होगा वो मात्रा के रूप में होगा और जो दूसरा स्वर होगा वो अपने वास्तविक रूप में होगा। एक दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे आप ये ले लीजिए मात्राएं, त्र, दो शब्द, दो वर्णों से मिलकर बना है, त और र, तो यहाँ पर हम र लेंगे। र में आ की मात्रा जुड़ी है ना, तो यहाँ पर आ और उसके बाद ए, तो ए में आप मात्रा नहीं डालेंगे, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, ठीक है, मात्राएं। और ये लीजिए एक उदाहरण, गुंजाइश, गुंजाइश, जब एक स्वर है आ, दूसरा स्वर है ई, तो पहले स्वर को हमने मात्रा बना दिया और दूसरे स्वर को हम वास्तविक रूप में ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको स्वर के बारे में याद रखना है। अब हम आते हैं स्वर के भेद पर। वैसे तो स्वर के बहुत सारे भेद होते हैं, ये है उच्चारण काल के आधार पर भेद जो आपको मेनली पढ़ाया जाता है। उच्चारण काल मतलब उच्चारण में लगने वाला समय। उसके अलावा होंठ के आकार के आधार पर स्वर के भी भेद होते हैं, जीभ के क्या मूवमेंट के हिसाब से स्वर के भेद होते हैं, पर अभी हम यहाँ सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्वर के तीन भेद होते हैं उच्चारण काल के, याद रखिए उच्चारण काल के आधार पर तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि। ह्रस्व स्वर क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है इनके उच्चारण में। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब अपने आप में ही उसका नाम बड़ा है ज्यादा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
ये सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोलने में हमेशा इनसे तिगुना समय लगता है, लेकिन प्लुत स्वर का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, हमेशा नाटक आदि या तो पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाटक आदि में लिखा जाता है, पुकारने के लिए जैसा लिखा जाता है, मान लो कि राधा, तो इसको इस चीज़ से डिनोट किया जाता है ना, राधा, मोहन। तो मान लो हम मोहन को पुकार रहे हैं, तो लिखने का तरीका ये और पुकारने का तरीका तो आपको पता है, मोहन। तो प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर उन्हीं नाटक और नौटंकी आदि में किया जाता है, या नाटक को लिखने, है ना, नाटक को बोलने के आधार पर। इस प्रकार हमने स्वर की परिभाषा आपको बताई थी पहले कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ऐसे वर्ण स्वर हैं। स्वर की कुल संख्या 13, सामान्य तौर पर स्वर की संख्या 11। अहम, अम और अह अयोगवाह कहे जाते हैं। जब भी कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो स्वर अपने वास्तविक रूप में होता है, और किसी भी व्यंजन के बाद लगातार यदि दो स्वर आते हैं तो पहला स्वर मात्रा और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। स्वर के 3 भेद होते हैं, किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर, बोलने के समय के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में उससे दुगना समय, और प्लुत स्वर को बोलने में तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर का उपयोग किसी को पुकारने या नाटक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप उच्चारण का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि उच्चारण ही भाषा की सबसे शुद्ध भाषा की शुरुआत है, उच्चारण हम कह सकते हैं।